नमस्कार, मैं हूं पंकज। पेन पॉइंट के लिए अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और इन दिनों कोई भी अखबार पढ़ रहे हैं या फिर टीवी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या इसके अलावा आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सोशल मीडिया पेज जो है उनको फॉलो करते हैं तो एक शब्द से आपका वास्ता ज़रूर पड़ा होगा और वो शब्द है GEP यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट या सकल पर्यावरणीय उत्पाद। ये एक नया शब्द आया है। हालांकि जो पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर काम कर रहे हैं या पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं उनके लिए शब्द बहुत पुराना है। ये शब्द तब चर्चा में आया था जब अचानक नारायण दत्त तिवारी के समय में प्रदेश में अनेक जल विद्युत परियोजनाओं के धड़ाधड़ उद्घाटन हो रहे थे, भूमि पूजन हो रहे थे, शिलान्यास हो रहे थे। लेकिन आम जनता के लिए ये GEP शब्द अभी भी किसी ग्रीक से कम नहीं है। ग्रीक माने कोई ऐसा शब्द जो उन्होंने ना कभी सुना है, ना उससे उन्हें कोई लेना देना है। आखिर ये GEP है क्या, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट है क्या, और ये किस तरह से उत्तराखंड के हित में है, हित में नहीं है? आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि सरकार ने कहा है कि हम देश का ऐसा पहला राज्य बनेंगे जहां पे GEP होगा? तो इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीज बम के प्रणेता और अपने सामाजिक संस्था के जरिए वन पर्यावरण जैसे मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी उत्तरकाशी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इस GEP का जो पूरा अभियान था इसके मुख्य जो मेन लोग थे उनमें शामिल रहे हैं, चाहे लंबी यात्राएं करनी हो या फिर इसके दस्तावेजीकरण हो या फिर इसका कि किस तरह से फायदेमंद होता है, तमाम बातें। तो द्वारिका भाई से ही जानेंगे कि आखिर ये GEP है क्या भला, जिससे पहली बार उत्तराखंड के लोगों का वास्ता पड़ा है और ये उत्तराखंड के हित में किस तरह से है, और अगर हित में है तो आखिर सरकार को इतनी देर बाद सुध क्यों आई कि GEP होना चाहिए। द्वारिका जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अच्छा द्वारिका भाई, क्योंकि उत्तराखंड में GEP की जब बात कर रहे हैं उसी पर लौटते, उत्तराखंड का जो 71% हिस्सा है वो वन भूमि आच्छादित है और यहाँ प्रमुख नदियाँ जो देश के आधी आबादी की जल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, वो नदियाँ उत्तराखंड से निकल रही है। इसके बाद अचानक से राज्य गठन के 2.5 दशक होने को है, 24 साल बाद GEP की बात सामने आती है। तो इस पूरी GEP है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये इतनी देर से क्यों आया, इस पे अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें। धन्यवाद पेन पॉइंट को। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने GEP को लागू किया, और साथ ही इसके पुरोधा पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को भी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि जो उन्होंने आज से वर्ष 2000 में जिसकी बातचीत कर ली थी आज वो लागू हुई। देखिए, आपने जो राज्य गठन के 2-2.5 दशक की बात कही कि 2.5 दशक बाद, पहले GEP है क्या, उससे शुरू करते हैं। GEP असल में क्या है कि सकल पर्यावरण उत्पाद, जिस तरीके से आर्थिक GDP है, आर्थिक आधार को जो नापती है कि आपका देश, आपका राज्य की आपकी GDP क्या है, सेम वैसी है GEP। अब मूल बात पर चलते हैं। क्या है कि उत्तराखंड राज्य और खासकर अन्य हिमालयी राज्य, यहाँ पर बड़े उद्योग इन सब की बात करना बेमानी सा है जी। क्योंकि उत्तराखंड राज्य सबसे बड़ा उत्पादक है ऑक्सीजन का, सबसे बड़ा उत्पादक है पानी का, ये सॉइल कंजर्वेशन का, ये बहुत इकोलॉजी का जो भी उत्पाद है उत्तराखंड उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो हम अपना राज्य ऐसा इंडस्ट्री की तरफ अगर बात करते हैं तो हम उस तरफ नहीं है। हमारे पास जो जिसके हम उत्पादक हैं हमें उसकी बात करनी है। तो जिस तरीके से मिट्टी, हवा, पानी की बात होती है, बचाने की बात हो रही है, हम बचा रहे, तो हम देश दुनिया के सामने किस आंकड़े पर कहें कि हमने इतनी ऑक्सीजन दुनिया को दी, हमने इतना पानी दुनिया को दिया, और सरकारों ने, गैर सरकार ने इतनी सॉइल बचाई, इतना पानी बचाया। तो इन सब का एक मैकेनिज्म के तौर पर GEP है, और आने वाले समय में हम जो इसके उत्पादक हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो दुनिया के सामने आएगी, देश के सामने आएगी कि भाई देखो हमारी GEP ये है, हम इतनी हवा दे रहे, इतना पानी दे रहे, इतना तो सरल शब्दों में माने कि जो हमारी पर्यावरणीय सेवाएं हैं
हम उसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं जीईपी के जरिए कि हमने जो 71% जंगल बचाए हैं उनसे जो शुद्ध वायु मिली उसकी वैल्यू कितनी बनती है, जो हमारे यहाँ से नदियाँ, हमारे ग्लेशियर्स हिमालय की वजह से सुरक्षित है, उनसे जो पानी निकल रहा है उसकी क्या वैल्यू बनती है, चाहे वो पूरा भारत उसे सिंचाई के तौर पे प्रयोग कर रहा हो, पीने के पानी के तौर पे प्रयोग कर रहा हो, इंडस्ट्री के लिए प्रयोग कर रहा हो। साथ ही साथ क्योंकि ये भी माना जाता है कि जो पहाड़ से नदियाँ निकलती है वो अपने साथ यहाँ से जो मिट्टी लेकर जाती है उससे मैदानी इलाकों में जो उपजाऊ जमीनें बनती है, तो उसका भी हिसाब होगा कि ये जो मिट्टी है इसकी वैल्यू क्या है। तो कुल जमा जो हमारी सेवाएं हैं, जो हम सर्विस दे रहे हैं पूरे देश को, अब उसका मूल्यांकन होगा जीईपी से। तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हाँ, जो आपने बहुत लंबे समय से सुना होगा ग्रीन बोनस करके बातचीत चल अच्छा, रही थी। इसका आधार ये रहेगा? हाँ, तो इसका ये रहेगा कि ग्रीन बोनस की जगह कोई दूसरा शब्द भी हो सकता है, लेकिन जीईपी के माध्यम से जो हम सेवाएं दे रहे हैं उसके हम लोग क्लेम करेंगे कि भाई देखो हमारे उद्योग तो लग नहीं सकते हैं, हम इतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसके बदले हमारे कम से कम हमारे पास आंकड़े हो कि हमने जो पर्यावरण का सकल उत्पाद था ये इतना है, इसका अमाउंट इतना बनता है जी, एक। हाँ। और दूसरा, हम इतना हर साल बचा रहे हैं। अब ऐसा भी है ना कि इतने लाख पेड़ लग गए, इतना सॉइल कंजर्वेशन पे खर्च हो गया, इतना पानी बचाने को लेकर के खर्च हो गया, तो उसके बाद क्या? फॉरेस्ट फायर होती है तो उसके बाद क्या? तो ये जीईपी तय करेगा कि आपने क्या किया है। ये तीसरी पार्टी होगी, ये तीसरा एक आई होगा कि जो आंख होगी जो बता रही होगी कि हाँ यहाँ पर इतने पेड़ लगे तो इतना पानी भी यहाँ पर बढ़ा, इतना सॉइल इरोजन रुका, यहाँ पर इतने वन्य जीव बढ़े। अच्छा, इसका मतलब ये समांतर चलेगा। एक तरफ तो हम पूरे देश को बताएंगे कि हमारी पर्यावरण सेवाओं की कुल मूल्य क्या है, कितनी पर्यावरण लागत की हमने पर्यावरणीय सेवाएं पैदा की, साथ ही साथ ये मूल्यांकन भी होगा कि जो हमने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं या जो हमारी पर्यावरण हमारे पास संसाधन है उनके लिए जो हमने किया है तो वो सक्सेसफुल हुए हैं, नहीं हुए हैं, उनकी वैल्यू क्या है, तो उसकी भी जांच होती रहेगी साथ साथ। तो कुल मिला के एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इस जीईपी के जरिए, जिससे ये पता चल सके कि एक तरफ तो ये पता चल रहा है कि हमारा जो सेवाओं का मूल्य कितना है, एक दूसरा हमने जो किया है इन सेवाओं के लिए उसकी स्थिति क्या है। जी। अच्छा, तो ये दोनों चीजें इसमें रहेंगी। पर फिर वही सवाल है कि हमें मिलेगा क्या, राज्य को मिलेगा क्या? अगर हम जीईपी, आपने भी एक शब्द यूज किया था ग्रीन बोनस, इसकी मांग लंबे समय से आप लोगों द्वारा जो भी पर्यावरणीय संस्थाओं के लिए काम करते हैं या पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, ग्रीन बोनस को लेकर मांग होती रही है कि किसी ने कहा कि हम 93,000 करोड़ का ग्रीन बोनस के हकदार हैं, किसी ने अलग अलग नंबर्स कहे इनको, बट सरकार ने अभी तक ग्रीन बोनस जैसी चीजें तो दी नहीं है। हाल के बजट में कुछ राज्यों को स्पेशल पैकेज दिया है और कुछ राज्यों को इंडस्ट्री के लिए पैकेज मिलता है, हिमालयी राज्यों को आपदाओं के लिए पैकेज मिलता है, पर ग्रीन बोनस जैसी बातें जो है वो आज तक, शायद मैं गलत भी हूँ और शायद मेरा रिसर्च भी नहीं, क्योंकि ग्रीन बोनस किसी को पर्यावरण सेवाओं के लिए कुछ मिला नहीं है। तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि जब हमारे पास एक ठोस आंकड़े होंगे तो ग्रीन बोनस पाने का रास्ता जो ज्यादा क्लियर होगा, हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर होंगे? हाँ, यही है। अभी तक जैसी बात कर रहे थे, कोई 5,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 10,000, बिना सर पैर से कुछ भी। 92,000 करोड़ तक की, और एक हमारे विधायक हैं वो तो 1 लाख करोड़ की सेवाएं कह रहे हैं। मतलब बहुत सारी, मतलब लेकिन किस आधार पर हम मांग, किस आधार पर रहे जी। तो जीईपी जो मैकेनिज्म होगा, जो इसके बाद उसके रिजल्ट होंगे, उसके आधार पर हम देश दुनिया से बात करेंगे कि ये हमारी सेवाएं हैं और हमारी सेवाएं वो है जिससे जीवन चलता है। तो आपको जिंदा रहना है तो आपको हमें सेवाएं देनी होगी, अदरवाइज जैसे अन्य जगह है, अन्य विकास हो रहे तो फिर वहाँ भी होंगे, लेकिन जीईपी के माध्यम से हम लोग क्लेम करेंगे और मिलेगा। अच्छा, कुल मिला के हमारे पास एक तथ्य होंगे कि हमारी पर्यावरणीय सेवाओं की मूल्य कितना है, उस आधार पर हम सरकार से मांग करेंगे कि भैया हमने पूरे देश को 1 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं दी, इसके बदले हमें 5,000, 10,000, 15,000 करोड़ का पैकेज चाहिए, ताकि हम इस पर्यावरणीय सेवाओं को मेंटेन करने में या इस पर्यावरणीय सेवाओं को बनाने के लिए जो हमारा खर्च हुआ है या जो उसके लिए सेक्रीफाइस, बलिदान स्थानीय लोगों को देना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति हो। उसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपकी बात का है
कि अगर डैम नहीं बन रहे हैं तो एक पूरे इलाके में रोजगार नहीं मिला लोगों को। पर उससे हुआ ये कि उससे हजारों पेड़ कटने से बच गए, नदी जो है नदी रोकने से बच गई, उसकी वजह से जैव विविधता संरक्षित हो गई। इसका मतलब है कि उस नदी का प्रवाह बना हुआ है, वो दूषित नहीं हुई, पेड़ नहीं कटे तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अधिक कटान नहीं हुआ तो मृदा क्षरण कम हुआ। तो अब रोजगार न मिलने से जो स्थानीय लोगों का नुकसान था उसकी क्षतिपूर्ति हम इस आधार पर जीईपी के आधार पर केंद्र से मांग सकते हैं। अच्छा, आपका एक बड़ा योगदान रहा है, जब मुझे याद है आपका और हमारा पुराना साथ है, 2012 में आप लोगों ने एक साइकिल यात्रा निकाली थी, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या ये जीईपी से ही जुड़ा हुआ था? जी एकदम से। ये बात पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने जीईपी को लेकर के 2010 से शुरुआत कर ली थी। जी। और 2010 आते आते 11 में खूब चर्चा होने लगी। फिर बात आई कि इसे पूरे देश भर में इसके बारे में इसको मैसेज देना, लोगों के इनपुट लेना, लोगों का सहयोग लेना और नदियों के हालात जानना। तो ये बात हुई थी कि न्यू जलपाईगुड़ी से पश्चिम बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से देहरादून तक एक साइकिल यात्रा की गई, 7 राज्यों की, लगभग 45 दिन की थी। तो उसमें इस मुद्दे को लेकर, जीईपी को लेकर बड़ी चर्चा की गई और यहाँ तक तब बिहार सरकार ने भी स्वीकारा था कि हम इसे पहले करेंगे, लेकिन राजनीतिक उठापटक होती रहती है। लेकिन जो भी है उन्होंने स्वीकारा था और हम इसी चक्कर में थे कि हमारा राज्य अव्वल आए, उत्तराखंड पहले नंबर पर आए, हमेशा ही रहता है। लेकिन वो यात्रा हुई थी और उस यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने किया था और उससे एक बड़ा मैसेज गया था और बड़ी चर्चा देश भर में उससे हुई थी। और उस दौरान नदियों के, जंगलों के, खेती के हालात जानने के भी अवसर मिले कि चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो और फिर अपना उत्तराखंड हिमाचल हो कि हम कहाँ पर है और ये राज्य कहाँ पर है जो इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर ज़्यादा डेवलप हो रखे हैं। तो इस यात्रा ने एक माहौल बनाया और उसके बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। देखिए, उत्तराखंड में 71% अगर वन भूमि है तो इसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने बड़ी कुर्बानी भी दी है, उन विकास योजनाओं की भी कुर्बानी दी है जो पहाड़ तोड़ने पर आमदा थे, जो नदियों को रोकने पर आमदा थे, या फिर जो एक बड़ी आबादी को विस्थापित करने पर आमदा थे। ऐसी परियोजनाएं रुकी है, ऐसी परियोजनाएं रोकी गई हैं, तब जाके हमारे जंगल बचे, हमारी नदियाँ बची है। उत्तराखंड चाहे रक्षा सूत्र आंदोलन हो, चाहे चिपको आंदोलन हो, इसके अलावा कई आंदोलनों की भूमि बनी है, गवाह बना है उत्तराखंड, जिसने पर्यावरण को संरक्षित किया है। ऐसे में अगर सरकार कोशिश कर रही है कि हमारी पर्यावरणीय सेवाओं का मूल्य क्या है ये जानने की, और हम कितनी सेवाएं जो है मुफ्त में पूरे देश को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो एक अच्छी पहल है। अगर जीईपी का ये सपना सच होता है और केंद्र सरकार भी इसे संवेदनशीलता से लेती है कि आखिर वो कद्र करती है कि पहाड़ के लोगों ने पर्यावरण को संरक्षण करने की क्या कीमत चुकाई है, उस कीमत का एक छोटा सा हिस्सा क्या मुआवजे स्वरूप पहाड़ को वापस मिलना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। खैर, जीईपी का हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। आगे क्या होगा उस पर हमारी भी निगाहें बनी रहेगी और हम आपको भी ज़रूर बताएंगे अगर इसमें कोई अपडेट मिलता है। मैं पेन पॉइंट के लिए पंकज, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पेन पॉइंट के फेसबुक पेज पर जाकर उसे लाइक ज़रूर करें। जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।